नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नीट स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीबीए सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर 6 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। देखिए, ये आप लोगों के लिए महामैराथन होगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को एकदम डायग्राम सहित देखने वाले हैं। चलते हम लोग महामैराथन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देना है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में रिपीटेड होते रहता है। क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से देखो। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, इसको बताना है। तो चलते हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय देखते हैं। एकदम सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छी तरह से लिख सको। जैसे हम लोग प्रस्तावना देखते हैं। सबसे पहले 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इसी घोषणा के आधार पर 1919 का अधिनियम पारित किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। फिर से आप लोग यहाँ पर समझ लो, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे, भारत के सचिव थे। इन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में घोषणा किया कि जो ब्रिटिश सरकार है, इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, एक अच्छी शासन की स्थापना करना है, ताकि लगातार जो ब्रिटिश सरकार है भारत में शासन व्यवस्था बनाए रखे। इसी के आधार पर 1919 का एक अधिनियम पारित किया जाता है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है, आशा यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे आप लोग देखो, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को जो दिख रहा है, इसको आप लोग प्रस्तावना में भी लिख सकते हो या अलग से पॉइंट बना करके भी लिख सकते हो। इससे आपका पेज भी बढ़ जाएगा और जो है टॉपिक वह भी बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या लिखना है, आखिर इसमें क्या बढ़ा करके लिखना है प्रस्तावना में। इस अधिनियम को भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। यह सुधार भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को की गई घोषणा पर आधारित था। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। यहाँ पर आप लोग फिर से समझो, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसे भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो व्यक्ति थे। पहला एडविन मॉन्टेग्यू थे, जो उस समय क्या थे, 1917 के टाइम में भारत के सचिव थे। और दूसरा लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये 1917 के टाइम में क्या थे, भारत में वायसराय थे। तो इन दोनों ने मिल करके ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव रखा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रस्ताव रखा और उन्होंने बताया कि जो इसका उद्देश्य है भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो व्यक्ति मिले थे, पहला तो एक मॉन्टेग्यू और दूसरा चेम्सफोर्ड। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जो यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था, एक अच्छी शासन व्यवस्था की स्थापना करना था, ताकि क्या है, भारत में लंबे समय तक ब्रिटिश जो साम्राज्य है यह बना रहे। तो जो यह अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यह ब्रिटिश शासन में क्या था, एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था। मतलब अब भारत में क्या था, बहुत सारे बदलाव होने वाले थे, बहुत सारे चेंजेज होने वाले थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है प्रांतों में द्वैध शासन। मतलब जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसकी एक विशेषता क्या थी, प्रांतों में द्वैध शासन इसमें लगाया गया था। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत थी। इसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 1919 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसका मतलब था कि अब एक ही क्षेत्र में दो लोग शासन कर सकते थे। पहला अंग्रेज लोग, मतलब जो आरक्षित विषय के थे, और दूसरा हस्तांतरित विषय, यानी कि जो भारतीय लोग थे, जो जमींदार थे, जो मेन मुखिया होते थे गांव के, वे लोग भी अब मतलब शासन में भागीदारी अपना दे सकते थे। तो इसको आप लोग यहाँ पर समझिए। जैसे आरक्षित विषय केवल अंग्रेजों के लिए होते थे, इसमें कानून व्यवस्था, वित्त और भू राजस्व, ये सभी पद होते थे। ये सभी पद किनके हाथों में होता था, अंग्रेजों के हाथों में होता था, जिनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। इसमें केवल अंग्रेज अधिकारी ही होते थे और उनको कोई हर हाल में कानून व्यवस्था, वित्त और भू राजस्व सभी पर इसको कड़ी पकड़ रखते थे। दूसरा था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय में केवल भारतीय लोग होते थे, गैर अंग्रेज होते थे। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि इन सभी का संचालन करना होता था, तो इसमें गैर भारतीयों को प्रधान बना दिया जाता था कि आप लोग इन क्षेत्रों में काम करो और जो भी टैक्स होगा ब्रिटिश सरकार को दो लाकर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। हस्तांतरित विषय क्या था, इसमें भारतीय लोग जो होते थे, जो धनी वर्ग होते थे, इसमें वही लोग इसमें अपना हस्तक्षेप कर सकते थे।
और जो ये सभी अधिकारी होते थे, भारतीय लोग जो होते थे, ठीक है, अंग्रेजों की सहायता करते थे। मंत्री बन के क्या करते थे, अंग्रेजों की सहायता करते थे। तो जो ये सुधार था, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन अपनाया गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्रांतों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में गवर्नर होते थे, जो अंग्रेज अधिकारी होता था, और दूसरा हस्तांतरित विषय में जो भारतीय लोग होते थे, धनी वर्ग होते थे, जमींदार होते थे, वे सब होते थे, और इनको कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता था, ठीक है। और ये सभी रिजर्व होते थे। पहला क्या होता था, रिजर्व होता था, इसमें केवल अंग्रेज होता था। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। इसको बढ़िया से समझ लो आप लोग। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट बताया जा रहा है, इनको ध्यान से आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लो। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया था। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब कोई भी नियम या कानून को लागू करने के लिए 2 सदनों से मतलब उसको पास कराना होता था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, 1919 के अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की। भारतीय विधान परिषद की स्थान पर 2 सदन बनाए गए। यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं, 1919 के अधिनियम ने पहली बार क्या किया, भारत में केंद्र में जो केंद्र होता था, ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश लोग शासन करते थे, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। मतलब अब 2 विधायकों के द्वारा कोई नियम या कानून बन सकता था। ये है, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर 2 सदन बनाए गए। मतलब जहाँ पर पहले भारतीय विधान परिषद होता था, जहाँ पर बहुत सारे नेता लोग बैठते थे और नियम कानून को बनाते थे, लेकिन अब उसको 2 भागों में बांट दिया गया। अब यहाँ पर कोई भी नियम कानून को लगाने से पहले दोनों परिषदों में नियम को पास कराना पड़ता था। तो अब जो भारतीय विधान परिषद था, 2 भागों में बढ़ चुका था। यहाँ देखिए आप लोग, पहला है राज्य परिषद। यह उच्च सदन होता था, इसमें 60 सदस्य होते थे और इनका कार्यकाल 5 सालों तक होता था। दूसरा है केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। यह निम्न सदन था, इसमें 145 सदस्य होते थे और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, जो भारतीय विधान परिषद था, यह 2 भागों में बटा हुआ था। पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद। राज्य परिषद उच्च सदन होता था, इसमें 60 सदस्य होते थे। 60 सदस्यों की बैठने की जगह होती थी और इनका कार्यकाल जो था 5 वर्षों तक ये मतलब अपने कार्यकाल को चला सकते थे। दूसरा था केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। यह क्या था, निम्न सदन था, इसमें 145 सदस्य होते थे और इनका कार्यकाल जो था 3 वर्षों का ही होता था। आगे दिया हुआ यहाँ पर, दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाता था। मतलब जो भारतीय विधान परिषद था, 2 भागों में बढ़ चुका था, तो दोनों भागों में जितने भी सदस्य होते थे, यदि वहाँ पर मेन कोई बनेगा तो यहाँ पर जो सदस्य होते थे वही लोग उनको चुनते थे कि कौन मेन बनेगा, कौन हेड बनेगा पूरे विधान परिषद का, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या था, प्रत्यक्ष चुनाव था। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसके द्वारा भारत में क्या था, द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अब कोई भी नियम या कानून को लगाने से पहले 2 सदनों में पास करना होता था। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है, विषयों का विभाजन। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें कौन सी विषयों का विभाजन हुआ, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट क्या था, इसको भी हम लोग समझते हैं। यह भी आप लोगों का एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें जो भी विभिन्न विषय होते थे, इसका विभाजन किया गया था। यहाँ पर आप लोग देखो, इस सुधार ने केंद्र और प्रांतों के बीच प्रशासनिक विषयों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया, जो संघवाद की ओर एक कदम था। फिर से बढ़िया से समझ लीजिए, विषयों का विभाजन मतलब जो भी अब जितने भी नियम कानून होते थे, जितने भी प्रशासनिक विषय होते थे, उसको 2 भागों में बांटा जा चुका था। पहला केंद्र और दूसरा प्रांत। प्रांतों के लिए अलग होता था और केंद्र के लिए अलग होता था। यहाँ पर हम लोग समझते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, केंद्रीय सूची, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते थे, ठीक है, उनको केंद्रीय सूची और दूसरा प्रांतीय सूची में बांटा गया था। केंद्रीय सूची में क्या होता था, राष्ट्रीय महत्व के विषय होते थे, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और संचार। इसमें सभी अंग्रेज अधिकारी होते थे, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रांतीय विषय, जो प्रांतीय सूची था, इसमें स्थानीय महत्व के विषय होते थे, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और कृषि। इसमें सभी क्या होते थे, भारतीय लोग होते थे, इन सभी के संचालन में मदद करते थे। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। जो भी प्रशासनिक विषय था, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के द्वारा 2 भागों में बांटा गया था। पहला केंद्रीय सूची और दूसरा प्रांतीय सूची। आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस विभाजन ने प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को थोड़ा कम किया और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। मतलब जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें अब पूरा भार केंद्र पर नहीं जा रहा था, अब प्रांतों पर भी कुछ भार जा रहा था। तो केंद्र को छोड़ करके अब जो प्रांत थे, वे भी अब ब्रिटिश शासन में अपना योगदान दे सकते थे, ठीक है, और शासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दे सकते थे। जो अब प्रांतीय शासक होते थे, वे भी अब क्या कर सकते थे, ब्रिटिश जो साम्राज्य था, इसमें अपना योगदान दे सकते थे।
इसको आप समझ गए होंगे। जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें विषयों को विभाजन किया गया था, मतलब जो भी प्रशासनिक विषय होते थे उसको 2 भागों में बाँटा गया था। पहला केंद्रीय सूची और दूसरा प्रांतीय सूची। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। यहाँ पर बढ़िया से समझिएगा। देखिए, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, 1919 ईस्वी का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट डालने का इसमें सिस्टम बनाया गया था। मतलब हिंदू लोगों के लिए अलग होगा, मुस्लिम लोगों के लिए अलग होगा। धर्म के आधार पर हम लोगों को बांटने का काम कौन किया था? तो मोंटेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार था यही किया था। ठीक है, इसने हम लोगों को धर्म के आधार पर बांट दिया कि जो मुस्लिम लोग होगा इसमें केवल मुस्लिम जो मतदाता होंगे, ठीक है, वे केवल मुस्लिम को ही वोट दे सकते हैं, और जो हिंदू लोग होंगे वो केवल हिंदू को ही वोट दे सकते हैं। इस प्रकार से इसमें सिस्टम बनाया गया था। साथ ही साथ जो महिला लोग होते थे उनको इसमें वोट डालने का अधिकार एकदम नहीं था, और जो धनी वर्ग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, केवल वही लोग इसमें वोट डाल सकते थे। वोट डालने की प्रक्रिया यानी मताधिकार की प्रक्रिया तो अपनाया गया था, लेकिन इसमें केवल जो अमीर लोग होते थे, जो धनी लोग होते थे, ठीक है, वही लोग इसमें वोट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो, एक बार अच्छी तरह से इसको समझ लो कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार इसमें कैसे किया गया था। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को न केवल जारी रखा बल्कि इसका विस्तार भी किया। 1919 में केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन था, लेकिन अब इसे सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन लोगों तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा पहली बार सीमित संख्या में लोगों को संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। लंदन में भारत के एक उपायुक्त के कार्यालय का भी सृजन किया गया। तो इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा। जो भी मैंने बताया वही आपको लिखना है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा अपनाया गया था। इसके द्वारा क्या था, जो भी मतलब मुस्लिम लोग थे, जो हिंदू लोग थे, जो सिख थे, सभी का क्या था, अलग अलग निर्वाचन की प्रक्रिया था। जो हिंदू लोग थे हिंदू को वोट दे सकते हैं, मुस्लिम लोग मुस्लिम को वोट दे सकते हैं, सिख लोग केवल सिख को ही वोट दे सकते हैं, और जो एंग्लो इंडियन है वे एंग्लो इंडियन को ही वोट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को सांप्रदायिकता के आधार पर ये जो था यह बांट दिया था। ठीक है, साथ ही साथ जो यह अधिनियम था इसमें यह देखने को मिला कि पहली बार था संपत्ति, कर, शिक्षा, ये सभी के आधार पर लोग अब अपने वोट को भी दे सकते थे। मतलब जो धनी थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा, वे वोट कर सकते थे, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वे भी वोट कर सकते थे। साथ ही साथ महिला लोग, इनको वोट देने का अधिकार इसमें नहीं था। आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक यहाँ पर और पॉइंट दिया गया है, लंदन में भारत के लिए एक उच्च उपायुक्त के कार्यालय का भी सृजन किया गया था। जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था इसके द्वारा लंदन में क्या था, भारत के लिए एक उच्च आयुक्त यानी हायर कमिश्नर की स्थापना की गई थी। हायर कमिश्नर कार्यालय की स्थापना की गई थी ताकि जो भी निर्वाचन है इन सभी को अच्छी तरह से करवा सके। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है निष्कर्ष, कंक्लूजन देना है कि जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था इसका क्या कंक्लूजन निकला, लास्ट में क्या हुआ, इनके बारे में जो भी आप लोग समझ में आएगा इनके बारे में आपको 5 से 6 लाइन लिख देना लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह राष्ट्रवादियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। द्वैत शासन अव्यवहारिक सिद्ध हुआ और वास्तविक शक्ति अभी भी गवर्नर जनरल के पास थी। फिर भी इसने भारतीयों को संसदीय प्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था इसने संवैधानिक विकास किया, मतलब अब लोगों को वोट डालने का अधिकार जैसे प्रक्रिया को अपनाया गया था। जैसे इसमें जो धनी लोग थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वे लोग वोट कर सकते थे, लेकिन अभी भी क्या था, जो महिलाएं होते थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसमें द्वैत शासन प्रणाली था। इसकी सबसे कमी क्या था कि इसमें संप्रदाय के आधार पर वोट डालने की प्रक्रिया अपनाया गया था। मुस्लिम लोग केवल मुस्लिम को वोट करेंगे, हिंदू लोग केवल हिंदू को वोट करेंगे, ये सभी क्या थे, अव्यवहारिक सिद्ध हुआ, मतलब गलत सिद्ध हुआ। हम लोगों को बांटने का काम कौन किया है, तो यही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसको कब मतलब समाप्त कर दिया जाता है, तो 1935 के द्वारा भारत शासन का जो अधिनियम लागू हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को समाप्त कर दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर इसको निष्कर्ष के तौर पर जो भी है इनको लिख सकते हो। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न आपका है 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के दोषों का परीक्षण करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछा जाने वाला है। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 बातें बता देता हूँ, पहले इसको आप लोग सुन लो। 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बढ़िया से समझ लीजिएगा, 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि आखिर मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम क्या था। आप लोगों को सुनते जाना है और जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान दीजिएगा।
अधिनियम 1909 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए लाया गया था, लेकिन यह अपने उद्देश्यों में विफल रहा। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को भ्रमित करना और राष्ट्रवादियों में फूट डालना था। इसने भारत में स्वशासन की स्थापना की बजाय औपनिवेशिक शासन को और मजबूत करने का प्रयास किया। फिर से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था, इसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो यह 1909 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी भारतीय हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा संतुष्टि मिले, कि उनको भी शासन में थोड़ा सा भागीदारी मिले। मतलब इस अधिनियम में साफ तौर पर बताया गया था कि जो भी भारतीय हैं, जो हमारे साथ शासन करने में मदद करेंगे, उनको अपने क्षेत्र में स्वशासन के अधिकार दिया जाएगा। मतलब ये भी अपने क्षेत्र में शासन कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी, एक उनकी नई चाल थी, केवल जो भी देश में आंदोलन कर रहे थे उनको दबाने के लिए यह सुधार लाया गया था। आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं, पूरी अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे। प्रश्न आपका आएगा कि 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के दोषों का परीक्षण करें, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें। दोनों का आंसर एक होगा, मतलब सेम आंसर होगा। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम क्या होता है। एकदम अच्छी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के कौन कौन से दोष थे या फिर इसमें कौन कौन सी कमियां थी। जिससे पहला है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। इसको बढ़िया से समझिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहने का मतलब है जो यहाँ पर वोट डालने की प्रक्रिया थी, मुसलमानों के लिए अलग होता था, साथ ही साथ जो हिंदू लोग होते थे उसके लिए अलग होता था। धर्म के आधार पर यहाँ पर वोट डालने की प्रक्रिया को अपनाया गया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस अधिनियम का सबसे बड़ा दोष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध हुई। बढ़िया से आप लोग देखो जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जिसे जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था, इसमें सबसे पहले क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। जो ये अधिनियम था, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रक्रिया अपनाया गया था। मतलब जो मुस्लिम लोग हैं उसके लिए अलग मतदान की प्रक्रिया होगा। यहाँ पर केवल मुस्लिम लोग रहेंगे और मुस्लिम लोगों क्या करेंगे, अपने मुस्लिम मतदाता को ही वोट देंगे, दूसरे को वोट नहीं दे सकते हैं। मतलब हिंदू के लिए अलग मतदान की प्रक्रिया, साथ ही साथ जो मुस्लिम लोग हैं उसके लिए अलग मतदान की प्रक्रिया। ठीक है, तो देखो जहाँ पर हम लोग सभी को मिलजुल कर रहते थे, आज जो हम लोग धर्म के आधार पर मर कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये सब अंग्रेजों की देन है। तो जो हमारा राष्ट्रीय एकता था, जहाँ पर हम लोग मिलजुल कर रहते थे, अंग्रेजों को यह शोभा नहीं दिया और इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दिया। आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को वैधानिक रूप दे दिया। लॉर्ड मिंटो ने स्वयं कहा था कि हम नागदंत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। इसने भारत में क्या कर दिया, अलगाववाद पैदा कर दिया। फिर से आप लोग यहाँ पर समझ लो, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की चाल थी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ ना रहे वरना देश जल्द ही आजाद हो जाएगा। इसी को ध्यान भटकाने के लिए यह सुधार लाया गया था। 1909 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। मतलब एक नई चाल के तहत हम लोगों को अलग कराया गया है, जहाँ पर अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है उत्तरदायी शासन का अभाव। इसका मतलब होता है कि एक अच्छा जो शासन होता है इसकी कमी था। जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था, इसमें बहुत सारे उत्तरदायी जो शासन होने चाहिए थे वह नहीं था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन में कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी गई। कार्यपालिका पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं था। विधान परिषदों द्वारा पारित प्रस्ताव सरकार के लिए केवल सुझाव मात्र थे, जिन्हें मानना या न मानना सरकार की इच्छा पर निर्भर था। फिर से हम लोग समझते हैं। देखिए, जो यहाँ पर वोट डालने की प्रक्रिया था, उसके द्वारा तो जनता क्या होते थे, मतलब सरकार में चला जाता था, ब्रिटिश सरकार में थोड़ा सा मंत्री बन जाता था, लेकिन उसके पास कोई नियम कानून बनाने का अधिकार नहीं था। इसमें जो भी सरकार होते थे, गवर्नमेंट होता था ब्रिटिश सरकार, उसी के नियम पर सबको, जो भी भारतीय होते थे, कठपुतली की तरह काम करना पड़ता था। पूरा सिस्टम जो चल रहा था ऊपर से ही चल रहा था। नेक्स्ट देखो आप लोग यहाँ पर, सरकार अपनी नीतियों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। यह सुधार केवल दिखावा था जिसमें शक्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ। मतलब जो यह सुधार था, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, इसमें भारतीयों को तो अधिकार तो मिला, थोड़ा अधिकार दिखाने के लिए मिल गया, लेकिन यह केवल एक दिखावा था कि इसमें भारतीय भी योगदान दे रहे हैं। लेकिन जो इसमें सरकार था, ठीक है, पूरी तरह से जो जनता थी इसको बेवकूफ बनाने का काम कराया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। एक उत्तरदायी शासन का अभाव था। मार्लो मिंटो अधिनियम में क्या था, एक उत्तरदायी शासन का अभाव था। इसमें जनता के शासन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था, केवल अपनी झोली भरा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है संकीर्ण और भेदभावपूर्ण मताधिकार। इसका मतलब है कि कुछ गिने चुने लोग ही वोट डाल सकते थे, सभी लोगों को मत डालने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मतदान का अधिकार अत्यंत सीमित था। यह संपत्ति या आय पर आधारित थी। केवल अमीर और जमींदार वर्ग ही इसमें वोट दे सकते थे, जबकि आम जनता इससे वंचित रही। इसके अलावा मताधिकार में धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता था। बढ़िया से आप लोग समझ लो फिर से। जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था, इसमें क्या था, सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। केवल जिनके पास संपत्ति होता था, जिनके पास ज्यादा पैसा होता था, जैसे जो अमीर
वर्ग के लोग हो गए हैं, जमींदार वर्ग हो गए हैं, केवल वही क्या कर सकते थे, इसमें अपना वोट डाल सकते थे। साथ ही साथ इसमें क्या था, धार्मिक आधार पर भी भेदभाव किया जाता था। जैसे मुसलमानों के लिए संपत्ति की योग्यता हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई थी। मतलब जो भी मुसलमान थे, ठीक है, उनके पास जो भी धन दौलत होते थे हिंदुओं की तुलना में बहुत ही कम था। और साथ ही साथ जो था स्त्रियों का इसमें योगदान नहीं था। मतलब स्त्री जो थे इसमें वोट डाल ही नहीं सकती थी। मतलब जहाँ पर लोकतांत्रिक में क्या होता है, सभी लोग वोट डाल सकते थे। मतलब कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, सभी कोई क्या कर सकते हैं, 18 वर्ष जिनका है सभी कोई वोट डाल सकते हैं। तो इसमें केवल क्या था, अमीर वर्ग, जमींदार वर्ग और जो धनी वो लोग होते थे यही अपना वोट डाल सकते थे। सभी को इसमें अधिकार नहीं था। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में क्या था, वोट डालने का अधिकार सभी को नहीं दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है, अप्रत्यक्ष चुनाव की जटिल प्रक्रिया। मतलब बढ़िया से समझिएगा, यहाँ पर कुछ वर्ड आपको भारी देखने को मिलेगा, लेकिन मैं एकदम आपको एकदम घी के जैसे पिघला के एकदम समझाऊंगा। बढ़िया से समझो। अप्रत्यक्ष चुनाव की जटिल प्रक्रिया क्या था, इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया था ना, इसमें जनता जो भी चुनता था वह सीधे तौर पर सरकार पर मतलब शासन नहीं कर सकता था। मतलब जो हम लोग जनता को चुनते हैं, वोट देते हैं कि नहीं, और उसमें जो नेता बनता है विधानसभा में बैठता है, विधान परिषद में बैठता है और वहाँ से वो नीतियों को संचालित करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग था, हम लोग जिसको भी चुनेंगे, ठीक है, इसमें प्रक्रिया सारा गलत था। देखिए आप लोग यहाँ पर, इस अधिनियम में चुनाव की प्रणाली प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष थी। जनता सीधे अपने प्रतिनिधित्वों को नहीं चुन सकती थी। पहले जनता स्थानीय निकायों को चुनती थी, वे चुनाव मंडल को चुनते थे और चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को चुनते थे। यह प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि प्रतिनिधित्वों और जनता के बीच में कोई संबंध नहीं रहता था। फिर से हम लोग समझ लेते हैं, जहाँ पर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जनता को चुन रहे हैं, ठीक है, जनता से ही नेता बनता है, नेता को हम लोग चुनते हैं और वह क्या करता है, विधान परिषद में जाकर के बैठता है और हम लोगों के लिए काम करता है। लेकिन जो ये अधिनियम था, इसके तहत सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जो पब्लिक होता था, पब्लिक क्या करता था, लोकल जो मुखिया होता था उसको चुनता था। अब यहाँ पर जो बहुत सारे मुखिया होंगे, बहुत सारे जो मुखिया होंगे वे क्या करेंगे, जिला परिषद को चुनेंगे। जिला परिषद क्या करेगा, आगे का जो रहेगा मेन हेड रहेगा उसको चुनेगा। तो इस प्रकार से जो हेड रहेगा और जो पब्लिक रहेगा, इनके बीच में कोई सीधा संबंध रहा नहीं रहा। मतलब जहाँ पर हम लोग सीधे पब्लिक के तौर पर चुनते थे और जनता से हम लोग सीधे कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर सारा प्रक्रिया क्या था, जटिल था। इसमें मतलब चुनाव की प्रक्रिया एकदम लेवल बाय लेवल रखा गया था। ठीक है, आगे आप लोग यहाँ पर देखो, इससे जनप्रतिनिधित्व में जिम्मेदारी की भावना का अभाव रहा। मतलब इसमें जो भी जन भागीदारी होते थे, जो भी नेता चुने जाते थे, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता था। जनता से क्या मतलब रहेगा, जनता से कोई संपर्क ही नहीं है, क्योंकि जनता ने उसको थोड़ी चुना है। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की जटिल प्रक्रिया थी। मतलब इसमें जो जनता होती थी नेता को डायरेक्ट नहीं चुन सकती थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझो, तभी आप लोग एग्जाम में लिख पाइएगा। केंद्रीय परिषद में क्या होता था, जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था, इसमें क्या होता था, सरकारी लोग केवल वही होते थे जो अंग्रेज होते थे। केवल अंग्रेज अधिकारी ही सरकारी हो सकते थे, बाकी सब क्या होते थे, गैर सरकारी होते थे। मतलब जो भी और अदर के लोग होते थे उनको कभी भी हटाया जा सकता था, कभी भी कुछ बोला जा सकता था। देखिए आप लोग यहाँ पर, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया था। इसका अर्थ था कि गैर सरकारी भारतीय सदस्य एकजुट होकर के किसी भी विधेयक को पास या रोक नहीं सकते थे। बढ़िया से आप लोग यहाँ से समझ लो, जो यहाँ पर था केंद्रीय विधान परिषद होता था, ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में जो भी मेन बैठक होता था, वहां पर जो सर्वोच्च अधिकारी होता था केवल अंग्रेज हो सकते थे। बाकी जो भारतीय लोग होते थे ये कोई भी नियम को पास नहीं करा सकते थे, साथ ही साथ कोई भी नियम को मतलब रोक भी नहीं सकता था। जैसे आज विधानसभा में क्या होता है, कोई भी नियम कानून लगा होता है ना, तो वहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति होता है। लेकिन यहाँ पर सारा गलत था। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी बोल दिया वही होगा। भारतीय ना तो रोक सकते हैं और ना ही कोई नियम बना सकते हैं। आगे देखिए आप लोग, इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को वीटो की व्याप्त शक्ति प्राप्त थी। वह किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकता था। मतलब यहाँ पर जो भी प्रत्येक प्रांत होते थे, प्रत्येक जो जिला होता था, वहां पर एक गवर्नर होता था, तो क्या कर सकता था, अपने क्षेत्र में जो भी नियम कानून लगा हुआ है उसको कभी भी रिजेक्ट कर सकता था, कभी भी वह बंद कर सकता था, लागू कर सकता था। ऐसा गवर्नर जनरल के पास अधिकार था। आगे लिखा हुआ है, विधान परिषदों के पास बजट के निर्माण हिस्सों पर बहस करने या मतदान करने का अधिकार नहीं था। जो भी विधान परिषद होता था, जहाँ पर बहुत सारे सदस्य बैठे होते थे जो जनता के द्वारा चुने जाते थे, मतलब धीरे धीरे चुन करके जाते थे, वहां पर क्या होता था, जो भी वहां पर लोग होते थे उनको बहस करने का अधिकार नहीं था। साथ ही साथ ना ही वो कोई मतदान कर सकता था, बस केवल वे लोग सुनने के लिए जाते थे। समझ में आ गया, इतना अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया गया था।
आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट अब आप लोगों को देना है कंक्लूजन। आखिर जो 1909 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था, इसकी क्या कमियां थी, इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि 1909 का अधिनियम भारतीय स्वशासन की मांग को पूरा करने में असफल रहा। इसने भारत को लोकतंत्र नहीं बल्कि सांप्रदायिकता का विष दिया। देखिए यहाँ पर जो 1909 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था, इसी के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की मांग उठी थी। स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब है कि जो हम लोग चुनते हैं, जैसे किसको चुनते हैं, हम लोग अपने गांव में मुखिया को चुनते हैं, तो जो मुखिया होता है अपने गांव में क्या कर सकता है, शासन कर सकता है, नियम कानून को लगा सकता है। तो इसकी मांग तो उठा था, लेकिन ये पूरी तरह से असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि इसमें जो भी नेता होते थे, नेता के द्वारा नेता को चुना जाता था और उनको अपने क्षेत्र में अधिकार नहीं था कि वो अपने शासन को लागू कर सके और ना ही मतलब कोई की तरह से नियम बना सके। ठीक है, तो जो 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था, इसके द्वारा लोकतंत्र की हत्या हो गई। सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू लोग अलग तथा मुस्लिम लोग अलग आपस में लड़ने लगे और इसी के आधार पर 1947 में क्या हो गया, हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। निष्कर्ष के तौर पर आप लोग इसको लिख सकते हो। चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न हमारा है 1857 के विद्रोह के कारण की चर्चा करें। यानी 1857 के विद्रोह के कौन कौन से कारण थे उसको बताना है। तो प्रश्न को देखने से पहले इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है उसको देखने से पहले मैं 3 से 4 पॉइंट बता रहा हूं, उसको आप पहले एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है। तो देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, क्रांति की शुरुआत होते ही मंगल पांडे ने अंग्रेज सार्जेंट ह्यूरस और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। यानी 1857 की क्रांति जैसे ही शुरुआत हुई, सर्वप्रथम मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों, पहला सार्जेंट ह्यूरस और दूसरा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, जो 1857 का विद्रोह का जो प्रतीक था, क्रांति का प्रतीक था, वह रोटी और कमल का फूल था। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य कारण। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण चर्बी वाला कारतूस था। 1857 में एक नई राइफल एनफील्ड राइफल आया था, जिसमें यह अफवाह फैला था कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ था। 1857 की क्रांति का यही मुख्य कारण था। नेक्स्ट है मरेठ क्रांति। यानी 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वह 10 मई 1857 को मरेठ से हुई थी, मरेठ छावनी से हुई थी। और 1857 की क्रांति का जो खत्म हुआ था, ठीक है, यानी इसका जब अंत हो गया, जब अंग्रेजों ने इसे दबा दिया, तो वह ग्वालियर था। कहाँ था? अंतिम स्थान कहाँ था? ग्वालियर। 1857 कहाँ खत्म हुआ था? तो ग्वालियर में। तो यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट मैंने बताया, इनको आपको पहले ही ध्यान रख लेना है, तभी आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। तो इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रश्न लिखना है। सबसे पहले हम लोग को लिखना है परिचय। तो परिचय में क्या लिखना है आपको यहाँ पर देख लीजिए। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों की अत्याचार, दमन और गलत नीतियों के प्रति एक बड़ा आंदोलन था। इसे सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा परिचय है। जो 1857 का विद्रोह था या क्या था, जो अंग्रेज थे वे काफ़ी भारतीयों पर दमन कर रहे थे, गलत नीतियों को अपनाकर उन्हें काफ़ी परेशान कर रहे थे, उन पर करों का बोझ दिया जा रहा था। तो उनके प्रति एक बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन को सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मरेठ छावनी से मानी जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 को ही बरेकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे जी द्वारा कर दिया गया था। क्रांति का मुख्य कारण चर्बी वाला नई एनफील्ड राइफल था, लेकिन फिर भी पहले से ही 1857 की क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण थे। देखो मैं यहाँ फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मरेठ छावनी से मानी जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ही बरेकपुर छावनी में कर दिया गया था। मंगल पांडे बरेकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही इस क्रांति की शुरुआत कर दी थी। जैसे ही उन्होंने क्रांति की शुरुआत की, 2 अंग्रेजों को, पहला सार्जेंट ह्यूरस और दूसरा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार के हत्या कर दिया। ठीक है, क्योंकि यह अफवाह फैला था कि जो नया कारतूस आया है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ है। इस कारण से जो मंगल पांडे थे, ठीक है, जात से ब्राह्मण थे, तो उनको यह रहा नहीं गया और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दिया।
तो आगे मतलब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे है क्रांति का मुख्य कारण चर्बी वाला कारतूस या नई एनफील्ड राइफल था। तो इसको मैंने पहले ही बता दिया, क्रांति का मुख्य कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस। लेकिन ना केवल चर्बी वाला कारतूस ही, इसके अलावे भी ऐसे बहुत से कारण थे जिसके कारण से 1857 की क्रांति हुआ। उसको हम लोग अभी देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परिचय में लिख लेना है, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे 1857 की क्रांति के कारण, यानी 1857 की क्रांति किन कारणों के चलते हुआ। तो पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है सामाजिक कारण, चौथा है धार्मिक कारण, पांचवा है सैनिक कारण और छठा है तत्कालिक कारण। तो इन सभी कारणों के कारण 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, या इन्हीं के चलते 1857 की क्रांति हुआ था। तो इन सभी को हम लोग अभी पॉइंट बाय पॉइंट करके देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। पहला पॉइंट है राजनीतिक कारण, इसको देखते हैं। राजनीतिक कारण 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। इसमें डलहौजी की हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा यदि किसी राजा का कोई पुत्र नहीं है तो वह किसी दूसरे के पुत्र को गोद नहीं ले सकता है, और उत्तराधिकारी के अभाव में जो भी भारतीय राज्य होगा उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसके द्वारा अंग्रेजों ने बहुत सारे भारतीय राज्यों जैसे सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ग्वालियर और ना जाने कितने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आगे है परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के जमींदार राजा ब्रिटिश नीतियों से काफी दुखी थे और उनके विरुद्ध विद्रोह करना चाहते थे। इसके अलावा कुशासन की नीति को भी अपनाकर अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इसको एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। तो देखो 1857 की क्रांति के समय में जो भी राजा थे या जो भी बड़े बड़े जमींदार होते थे, यदि उनका पुत्र नहीं होता था तो उत्तराधिकारी के अभाव में जो भी साम्राज्य होता था या जो भी उनकी जायदाद होते थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसके अलावे यदि उत्तराधिकारी होता था, इसके बावजूद भी कुशासन की नीति को अपनाकर अंग्रेज उसको भारतीय जितने भी भारतीय राज्य होते थे उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। तो इससे जो जमींदार राजा थे या जो भी बड़े बड़े राजा थे इससे काफ़ी परेशान हो चुके थे और 1857 की क्रांति के प्रति मतलब काफ़ी उत्सुक हो रहे थे। यानी जिस टाइम 1857 की क्रांति हुआ उनको अच्छा मौका मिला और वे भी क्रांति में कूद पड़े। ठीक है, तो पहला कारण क्या था, राजनीतिक कारण, जिसमें डलहौजी की हड़प नीति प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। ब्रिटिश सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण यहाँ करों में वृद्धि कर दिया, जिससे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग समाप्त हो गए हैं। अधिकांश भारतीय गरीब और बेरोजगार होते चले गए। बढ़िया से इसको समझो, जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों पर कई प्रकार के टैक्स लगा दिए थे, यानी जो भी वे छोटा मोटा काम करते थे, जैसे घर में सूत काटने का काम करते थे या जो भी छोटे मोटे उद्योग होते थे, कुटीर उद्योग होते थे, उन पर कई प्रकार के टैक्स लगे हुए थे। भारतीयों पर इतना टैक्स का बोझ था, करों का बोझ था कि वे टैक्स नहीं दे पाते थे। इस कारण से धीरे धीरे क्या होने लगा, जो भी छोटे मोटे उद्योग थे वे धीरे धीरे बंद होने लगे और इनाम स्वरूप जो भी मतलब भारतीय थे वे धीरे धीरे गरीब होते चले गए और काम के अभाव में वे बेरोजगार होते गए। आगे है अकाल की स्थिति में भी ग्रामीण जनता पर करों का बोझ डाला गया। ऐसे में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जब आंदोलन का बिगुल बजा तो आम जनता भी आंदोलन में शामिल हो गया। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, अकाल की स्थिति में भी, अकाल में क्या होता है, अनाजों की कमी हो जाता है, लोग खाने के लिए तरस जाते हैं। ऐसे स्थिति में भी जो ग्रामीण जनता थी या ग्रामीण जो किसान थे उन पर कई प्रकार के टैक्स लगे हुए थे। तो इन टैक्सों के कारण जो भारतीय किसान थे या जो भी आम लोग थे वे काफ़ी परेशान हो चुके थे और ऐसे में जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो इन लोगों ने भी क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो दूसरा कारण क्या था, आर्थिक कारण, यानी इन पर काफी बोझ डाल दिया गया था, जो भी भारतीय थे उन पर काफी प्रकार के टैक्स लगे हुए थे। तीसरा कारण है सामाजिक कारण। इसमें अंग्रेजों ने कुछ गलत भारतीय परंपराओं को बदलने का प्रयास किया, विशेषकर सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह जैसी नीतियों के तहत सामाजिक नीतियों को बदलने का प्रयास किया। तो देखो भारतीय समाज जो है इसमें काफी प्राचीन समय से ही बहुत सारी बुराइयां प्रचलित रही है, जैसे सती प्रथा। तो सती प्रथा को आप लोग जानते ही होंगे, यदि किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको भी साथ में जला दिया जाता था। बाल विवाह का मतलब हो गया बहुत ही कम उम्र में यानी बचपन में ही स्त्रियों की शादी कर देना। इसके अलावा जो विधवा होते थे उन्हें दोबारा शादी करने का मतलब अधिकार नहीं था। तो इन सभी नीतियों में क्या किया, अंग्रेजों ने बदलाव कर दिया, यानी कुछ अच्छे काम भी किया है। इन सामाजिक नीतियों में छेड़छाड़ के कारण कुछ ऐसे रूढ़िवादी भारतीय थे जो इन नीतियों को पसंद नहीं कर रहे थे। वे मान रहे थे कि ब्रिटिश हमारे भारतीय परंपरा में बदलाव करके हमारे सामाजिक रीति रिवाज को बदलना चाहते हैं। अतः इन सामाजिक बदलाव के कारण भी बहुत सारे भारतीयों ने 1857 के विद्रोह में कूद दिया।
तो सामाजिक कारण भी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण था। चौथा कारण है धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक मिशनरी स्कूल और कॉलेज खुलवाए, जिनका मूल उद्देश्य भारत को ईसाई देश बनाना था। तो जो अंग्रेज थे, ठीक है, वे भारत में काफ़ी बढ़ चढ़ करके जो भी मिशनरी स्कूल होते थे या ईसाइयों के जो स्कूल होते थे उनको मतलब स्थापना किया जा रहा था, कॉलेज भी बनवाए जा रहे थे, जिसको आज के समाज में भी देखा जा सकता है। यानी ऐसे बहुत सारे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए मिशनरी स्कूल या कॉलेज है जो आज भी मौजूद है और वहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। तो वे शिक्षा पर काफ़ी जोर दे रहे थे, ठीक है, ये तो अच्छी बात था। लेकिन जो भारतीय परंपरा के लोग थे उनको किसी तरह से मतलब धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, ठीक है। यानी कि जो ईसाई धर्म के लोग थे या जो अंग्रेज थे वे ईसाई धर्म को मानते थे और वे चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म पूरी तरह से प्रसारित हो जाए। आगे है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में हिंदुओं की मूर्तियों या देवी देवताओं की काफी आलोचना या बुराई करते थे जो भारतीयों को देखा नहीं गया। अतः धार्मिक कारण भी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। तो देखो, धर्म का प्रचार प्रसार तो करना ठीक था, लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में जो हिंदू होते थे, उनके जो देवी देवता होते थे, जो उनकी मूर्तियां होते थे, उनकी काफी आलोचना की जाती थी, जिसके कारण से भारतीयों को यह देखा नहीं गया और इस प्रकार से जो धार्मिक कारण था 1857 का एक प्रमुख कारण बन गया। पांचवा कारण है सैनिक कारण। ब्रिटिश सेना में जितने भी भारतीय सैनिक होते थे उनके साथ काफी भेदभाव किया जाता था, जैसे वेतन, प्रमोशन, रहन सहन के तरीके इत्यादि में भेदभाव। यह भेदभाव कहीं न कहीं भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध कई मुद्दों के लिए संकुचित कर रहे थे। इसके अलावा सैनिकों को लड़ाई लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा जाता था। उस टाइम समुद्र पार जाना मतलब अछूत या धर्म का भ्रष्ट हो जाना जैसा था। इसके अलावा कई भारतीय परंपरा या भारतीय संप्रदाय के सैनिक तिलक लगाना और दाढ़ी मूछें रखना अपना शान समझते थे। ब्रिटिश सेना में इन सभी का इजाजत नहीं था। तो सैनिक कारण को हम लोग यहाँ थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। सैनिक कारण में सैनिकों के साथ भेदभाव तो होता ही था, चाहे वह वेतन हो, प्रमोशन हो या रहन सहन का तरीका हो। इसके अलावे भी जो भारतीय सैनिक थे उसमें बहुत सारे ब्राह्मण थे या कई प्रकार के भारतीय संप्रदाय के लोग थे जिनको लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे देशों में भेज दिया जाता था। दूसरे देशों के जाने के क्रम में उन्हें समुद्र पार करना पड़ता था और उस समय यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में समुद्र पार करना मतलब अछूत या धर्म भ्रष्ट हो जाना जैसा था। तो सैनिकों के साथ इस प्रकार से भेदभाव और उनको कुछ सामाजिक रीति रिवाजों जैसे तिलक लगाना, दाढ़ी मूछ रखना, इन सब की इजाजत नहीं थी। इस कारण से सैनिकों ने क्या कर दिया, 1857 में विद्रोह कर दिया। अगला कारण है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण ही 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था। इसको देखते हैं। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। 1856 के दिसंबर में एक ब्राउन बेस बंदूक थी जिसे सेना से हटाकर एक नई बंदूक एनफील्ड राइफल को लाया गया था। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। तो 1857 की जो क्रांति था उसका सबसे बड़ा कारण तत्कालिक कारण था। इसमें चर्बी वाला कारतूस सबसे बड़ा मतलब कारण था। 1857 के पहले यानी 1856 के टाइम में जो भी बंदूक होता था वह एक प्रकार का ब्राउन बेस बंदूक थी जिसको गोली चलाने के लिए या मतलब जो भी उसमें कारतूस होता था उसको लोड करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस कारण से अंग्रेजों ने उसे हटा करके उसके स्थान पर 1857 में एनफील्ड राइफल को लाया। इन राइफलों को चलाने के लिए सैनिकों को कारतूस जो होता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था, उसके बाद उसको गोली में डालना पड़ता था। तत्कालिक कारण में अफवाह यह फैला था कि नई बंदूक एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए वर्जित था। अतः सैनिकों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखा और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो बढ़िया से समझो, जो नई एनफील्ड राइफल आया था उसमें अफवाह यह फैला था कि जो उसमें कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ है, जो हिंदू और मुस्लिम जो भी मतलब भारतीय सैनिक थे, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म दोनों के लिए, ठीक है, वर्जित था, यानी उनका धर्म भ्रष्ट हो जाने जैसा था। अतः इन दोनों सैनिकों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखा और अंग्रेजों के विरोध विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो तत्कालिक कारण को आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए। क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों सार्जेंट ह्यूरेस और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर की थी। तो यह मैंने पहले ही आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ भी मैंने नोट के रूप में लिख दिया है। मंगल पांडे को इस जुर्म में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे ने ही मारो फिरंगी का नारा दिया था। तो जब अंग्रेजों को इन दोनों अंग्रेजों को मार दिया, ठीक है, तो इनको इस जुर्म में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया। और एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, इन्होंने ही मारो फिरंगी का नारा दिया था। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपका प्रश्न आ सकता है।
तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, 1857 की क्रांति के पीछे उपयुक्त सभी कारण किसी न किसी रूप से उत्तरदायी थे, फिर भी तत्कालिक कारण या चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। तो जो अभी हम लोग ऊपर में देखे जो भी कारण था, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, ठीक है, वे सभी कारण 1857 की क्रांति के लिए सबसे बड़ा कारण था। लेकिन इसमें जो तत्कालिक कारण था, चर्बी वाला कारतूस था, यह सबसे बड़ा कारण था। यदि यह चर्बी वाला कारतूस नहीं आता तो और भी लंबे समय तक जो अंग्रेज थे वे शासन करते रहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो इसमें मिलता ही रहता है। जितना भी नोट्स मिलेगा आपको एकदम रियल मिलेगा, ठीक है, और आपको लाइफ में भी काम देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री एमडीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रभाव का वर्णन करें। यानी 1857 की क्रांति के बाद या 1857 के विद्रोह के बाद क्या क्या परिणाम निकल कर आए, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आपको बताना है। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। 1857 का विद्रोह असफल रहा, इसके कई परिणाम निकले। जुलाई 1858 तक विद्रोह को दबा दिया गया। विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा की गई जिसमें कई बदलाव उभर कर सामने आए। तो इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या प्रभाव निकले। तो 1857 का विद्रोह असफल हो गया, यानी असफल रहा। यदि उस टाइम अच्छे से विद्रोह किया जाता, सही समय पर किया जाता, तो 1857 के समय ही देश आज़ाद हो जाता। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां रह गया, बहुत सारी जल्दबाजी होने लगा। इस कारण से जो 1857 का विद्रोह था वह सफल हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जुलाई 1858 तक को विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। यानी उतना भयंकर युद्ध होने के बावजूद भी, आंदोलन होने के बावजूद भी जुलाई 1858 तक अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। विद्रोह के बाद जो महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटेन की जो रानी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक घोषणा जारी किया जिसमें कई बदलाव उभर कर सामने आए। 1857 की क्रांति के बाद जो घोषणा निकल कर आया उसमें कुछ पक्ष अंग्रेजों की तरफ था तो कुछ पक्ष भारतीयों की तरफ था। इसके कई परिणाम निकले, इस क्रांति के कई प्रभाव पड़े, जिसको अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहला पॉइंट को। पहला प्रभाव है कंपनी की समाप्ति। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर क्राउन जो इंग्लैंड की एक संस्था थी उसको सौंप दिया गया। मतलब भारत में पहले शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संचालित होता था, लेकिन क्रांति के बाद यह ब्रिटिश क्राउन या राजमुकुट के द्वारा संचालित होने लगा। तो इसको हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। तो देखो, जब 1857 की क्रांति के बाद जो भी परिणाम उभर कर सामने आया, ठीक है, तो उसके बाद क्रांति के बाद जो पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन चलाया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर क्राउन जो इंग्लैंड की एक संस्था थी। क्राउन का मतलब है जो राजा होता है, जो उसके कैबिनेट होता है, जिसमें मतलब बहुत सारे मंत्री होते हैं, उसके द्वारा शासन को संचालित किया जाने लगा। यानी क्रांति के पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, लेकिन बाद में क्रांति के बाद में यह जो शासन था यह ब्रिटिश क्राउन या राजमुकुट के द्वारा संचालित होने लगा। इसको हम लोग अभी एक और समझते हैं पॉइंट से, ठीक है। यहाँ देखिए आप नीचे में देखो, जो सम्राट होता है वह सिंहासन पर बैठने वाला इकलौता व्यक्ति होता है। यही व्यक्ति पहले भारत पर शासन चलाता था ईस्ट इंडिया के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। लेकिन जब क्रांति उभर कर सामने आया, उसका जो भी परिणाम आया, ठीक है, तो उसके बाद क्रांति के बाद क्या हुआ, जो इंग्लैंड की संस्था थी क्राउन, जिसको राजमुकुट भी कहा जाता है, इसमें ब्रिटेन की एक संस्था थी, ठीक है, एक प्रकार की ब्रिटेन की संस्था थी जिसमें राजा होते थे, प्रधानमंत्री होते थे और कैबिनेट होते थे। इसके द्वारा पूरे शासन को संचालित किया जाने लगा। तो इसको आप समझ गए होंगे। 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर ब्रिटेन की एक संस्था थी जो क्राउन थी, उसके द्वारा भारत में शासन संचालित किया जाने लगा। ठीक, दूसरा प्रभाव है हड़प नीति की समाप्ति। डलहौजी की हड़प नीति, जिसे वैगपत नीति के नाम से भी जाना जाता है, इस नीति के द्वारा अंग्रेज उत्तराधिकारी के अभाव में भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। 1857 की क्रांति के बाद इस नीति को समाप्त कर दिया गया। इसको हम लोग थोड़ा फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जो डलहौजी की हड़प नीति थी, जिसे वैगपत नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, इस नीति के द्वारा यदि किसी भारतीय राजा का पुत्र नहीं होता था तो वह किसी दूसरे के पुत्र को गोद नहीं ले सकता था और उत्तराधिकारी के अभाव में जो राज्य होता था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसके द्वारा अवध, सतारा, नागपुर और ना जाने कितने प्रकार के भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो जिन भी भारतीय राज्यों को डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा छीना गया था, वहाँ के राजा और जो भी जनता थे काफ़ी ब्रिटिशों से नाराज थे। अतः इसको देखते हुए 1857 की क्रांति के बाद इस नीति को समाप्त कर दिया और पुनः जो भी राजा थे वह दूसरे के पुत्र को गोद ले सकते थे। यानी पुत्र के अभाव में
में वे पुत्र फिर से ले सकते थे। तो 1857 की क्रांति के बाद जो डलहौजी की हड़प नीति थी या व्यापक नीति थी, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है सेना में बदलाव। जहां सेना में पहले 5 भारतीय सैनिकों में एक अंग्रेज सैनिक होता था, वहीं 1857 की क्रांति के बाद इसे घटाकर 2 भारतीय सैनिकों में एक अंग्रेज सेना कर दिया गया, क्योंकि कहीं न कहीं विद्रोह भारतीय सैनिकों के द्वारा ही किया गया था। तो इसको हम लोग फिर से समझते हैं। तो देखो, जो 1857 की क्रांति हुई थी, कहीं न कहीं सैनिकों के द्वारा ही शुरू की गई थी। भारतीय सैनिकों के कारण ही 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी। मतलब जो सैनिक विद्रोह हुआ था या जो 1857 की क्रांति हुआ था, इसके कारण से अंग्रेजों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। इस तरह के आगे भी नुकसान ना हो, इस कारण से 1857 की क्रांति के बाद सेना में बदलाव किया गया। तो सेना में क्या बदलाव हुआ? जो भी स्थानीय स्तर के जो भी सैनिक हुए थे, मतलब जहाँ पर विद्रोह हुआ था, स्थानीय क्षेत्रों के जो सैनिक थे उनको हटा दिया गया और उनके स्थान पर गोरखा और सिख सैनिकों की भर्ती किया गया। मतलब दूसरे स्थान पर जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ था वहाँ पर मतलब दूसरे सैनिकों को लाया गया, ताकि इस समय रहते हुए जो भी विद्रोह होगा, स्थानीय क्षेत्र के जो मतलब सैनिक थे वे स्थानीय क्षेत्रों में तो विद्रोह आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यदि दूर वाला सैनिक रहेगा तो जल्दी से विद्रोह नहीं करेगा। ठीक है, इस कारण से क्या किया गया, जो भी जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ था वहाँ पर गोरखा और सिख सैनिकों की भर्ती कर दिया गया। इसके अलावे जहाँ पहले 5 भारतीय सैनिकों में एक अंग्रेज होता था, वहीं 1857 की क्रांति के बाद 2 भारतीय सैनिकों में एक अंग्रेज को रखा जाने लगा, ताकि समय रहते जो भी सैनिक विद्रोह अगर हो गया किसी कारण से तो उसको दबाया जा सके। तो 1857 की क्रांति के बाद सेना में बदलाव किया गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति का चौथा परिणाम है देसी नरेशों की पूर्ववत स्थिति। देसी नरेशों या राजाओं की पूर्ववत स्थिति जैसी थी, क्रांति के बाद वैसी रखी गई। पुनः गोद लेने की प्रथा या जो उनका अधिकार था उनको पुनः वापस लौटाया गया। पहले मैंने आपको बताया था, यदि जो स्थानीय क्षेत्र का राजा होता था, यदि उनका कोई पुत्र नहीं है तो क्या होता था, वह किसी दूसरे के पुत्र को नहीं ले सकता था और उत्तराधिकारी के अभाव में उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस कारण से जो स्थानीय क्षेत्र के राजा होते थे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति या अंग्रेजों के प्रति काफ़ी मतलब आक्रोशित हो गए थे, और इसी के कारण कहीं न कहीं उन्होंने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाया था, जो भी स्थानीय क्षेत्र के राजा थे। तो इसको देखते हुए 1857 की क्रांति के बाद पुनः स्थानीय क्षेत्र के राजाओं को गोद लेने का अधिकार दे दिया गया और वे पुनः गोद लेकर के अपने साम्राज्य को चला सकते थे। इस प्रकार से उनको अधिकार मिल गया। तो 1857 की क्रांति के बाद पहले जैसे राजाओं की स्थिति थी उनकी स्थिति को सम्मान रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5वां पॉइंट है नए पद का सृजन। 1857 की क्रांति के बाद एक नया पद भारत सचिव सृजन किया गया। भारत सचिव के माध्यम से भारत के कार्यों को देखरेख करने की बात की गई। इसकी सहायता से 15 सदस्यों का एक मंत्री परिषद भी गठित किया गया। तो देखो, 1857 की क्रांति के बाद एक नया पद का सृजन हुआ। जो यह सृजन था, प्रत्येक शहरों या जो भी स्थानीय क्षेत्र होता था वहाँ पर 15 सदस्यों का एक भारत सचिव का मतलब गठन किया गया। ठीक है, यानी इस प्रकार का एक पद होता था जिसमें 15 सदस्य होते थे और स्थानीय क्षेत्रों के जो भी कार्य होते थे उनकी देखरेख करते थे, ताकि समय रहते भी यदि वहाँ किसी प्रकार की कोई घटना हो तो उसको आसानी से दबाया जा सके इन 15 लोगों के द्वारा। ठीक, तो 1857 की क्रांति के बाद एक नया पद भारत सचिव पद का सृजन हुआ। छठा प्रभाव है मुगल वंश की समाप्ति। 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को रंगून वर्मा भेज दिया गया, जिससे जो मुगल वंश भारत में काफी लंबे समय से पांव पसारे हुए था उस मुगल वंश या दिल्ली सल्तनत का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। तो देखो, 1857 की क्रांति के बाद या जब 1857 के विद्रोह को समाप्त कर दिया गया, दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद जो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था उसको रंगून या वर्मा भेज दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेजा गया था? रंगून वर्मा, जिसे अभी म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ पर भेज दिया गया। जिसके कारण से जो मुगलों ने भारत में काफ़ी लंबे समय से जो पांव पसारे हुए था, अपने वंश को बचाए हुए रखा था, वह समाप्त हो गया। तो इसको भी आप समझ गए होंगे, भारत में 1857 की क्रांति के बाद मुगल वंश समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो आपको अंत में निष्कर्ष लिखना है जो बहुत ही जरूरी है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे हम लोग? इस तरह से देखा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद देश में कई बदलाव हुए। कुछ बदलाव भारतीयों के पक्ष में हुआ तो कुछ बदलाव अंग्रेजों के पक्ष में किया गया। अतः इस विद्रोह या क्रांति के बाद कई परिणाम उभर कर सामने आए जिसने 1857 की क्रांति को एक विशेष रूप दिया। तो 1857 की क्रांति के बाद कई परिणाम उभर कर सामने आए।
कुछ बदलाव भारतीयों के पक्ष में लिया गया तो कुछ पक्ष जो था अंग्रेजों के पक्ष में था। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख लेना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता पर एक निबंध लिखे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख करके ले लीजिए, एग्जाम में एकदम सीधे बैठने वाला है। फिर से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखो, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन प्रणाली अपनाया गया था, प्रांतीय स्वतंत्रता को अपनाया गया था। तो आपको बताना है कि आखिर यह क्या था, इसमें किन बिंदुओं को शामिल किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग इसको एकदम सिंपल शब्दों में समझने वाले हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम को। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं, परिचय से स्टार्ट करते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन क्या था, प्रांतीय स्वतंत्रता क्या था, इसका उदय कैसे हुआ। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसे। भारत के संवैधानिक इतिहास में 1935 का भारत सरकार का अधिनियम एक मील का पत्थर था। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी। यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको ध्यान से आपको सुनना है। 1935 का भारत सरकार का जो अधिनियम है यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संविधान इसके बिना अधूरा है। मतलब 60 से 70% जो अंश है भारतीय संविधान में 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही लिया गया है। दूसरे शब्दों में आप लोग समझो, जिस प्रकार से जो मील का पत्थर होता है, मील का पत्थर क्या करता है, एक भवन की नींव डालता है, उसी प्रकार से 1935 का भारत सरकार का अधिनियम जो है भारतीय संविधान की नींव कहा जाता है, मील का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करना था। इस नई व्यवस्था के तहत प्रांतों को एक स्वायत्त इकाई का दर्जा दिया गया, जिसमें वे केंद्रीय नियंत्रण से काफी हद तक मुक्त हो गए। यहाँ पर फिर से आप लोग समझते जाइएगा। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसका मुख्य उद्देश्य 1919 ईस्वी में द्वैध शासन लगाया गया था। द्वैध शासन कहने का मतलब है दोहरी शासन, एक तो केंद्र शासन करेगा और दूसरा जो स्थानीय रहेगा, ठीक है, वह शासन करेगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर बढ़िया से समझ लो। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर द्वैध शासन को समझो। द्वैध शासन कहने का मतलब होता है दोहरा शासन। जिससे पहले ब्रिटिश काल में क्या होता था, शासन कोई दूसरा कोई करता था, शासन स्थानीय जो राजा होते थे वही करते थे। लेकिन जो कर वसूलता था, कर वसूलने वाला कौन होता था, तो कर वसूलने वाला अंग्रेज होता था। जितना भी कर वाला पैसा जाता था सरकार के पास जाता था। समझ गए, शासन कोई दूसरा करेगा लेकिन कर दूसरा कोई वसूलेगा। जो यह द्वैध शासन था 1919 ईस्वी में जेम्स फोर्ड के द्वारा लगाया गया था। जेम्स फोर्ड को भी पढ़ना है। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड के द्वारा 1919 ईस्वी में द्वैध शासन को लगाया गया था। ठीक है, तो जो इस शासन प्रणाली था इसको 1935 के तहत क्या है, समाप्त कर दिया गया। मतलब जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, द्वैध शासन को समाप्त करना था। मतलब जो पहले था कि शासन दूसरा कोई करेगा, कर दूसरा कोई लेगा, इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, ताकि जो भी स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो शासक होंगे उसको भी कुछ दर्जा मिल सके और वे पूरी तरह से केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त हो सके। आगे देखिए आप लोग, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयों की मांग को पूरा करने का एक प्रयास था ताकि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। फिर से हम लोग यहाँ पर समझते हैं, भारतीय चाहते थे कि स्थानीय स्तर पर शासन हो ताकि हम लोगों को भी कुछ भागीदारी मिले। इसी को पूरा करने के लिए 1935 का शासन लागू किया गया था। और यह पूरी तरह से कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, आशा इसको आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है विधायी और प्रशासनिक अधिकार। इसको बढ़िया से समझिएगा। जो 1935 का भारत सरकार का अधिनियम है, इसके अंतर्गत विधायी और प्रशासनिक अधिकार को भी अपनाया गया था। इसको हम लोग देखते हैं, बढ़िया से देखिएगा इसको। इस अधिनियम के अंतर्गत विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रांतीय सूची पर प्रांतों का पूर्ण अधिकार था। प्रांतीय सरकारों को अपने निर्धारित विषयों जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर कानून बनाने और प्रशासन चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। यहाँ पर फिर से आप लोग समझ लो, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसके अंतर्गत जितने भी कानूनी शक्तियां होती थी इसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला संघ सूची, दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा समवर्ती सूची। प्रांतीय सूची केंद्र के लिए होता था, स्थानीय सूची राज्य के लिए होता था और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों होते थे। आगे देखिए आप लोग, यहाँ बताया जा रहा है प्रांतीय सूची में क्या होता था, प्रांतों का पूर्ण अधिकार था। प्रांतीय सरकारों को अपने जो भी क्षेत्र होते थे वहां पर पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी पर वह कानून बना सकता था। साथ ही साथ वह प्रशासन को पूर्ण रूप से चला सकता था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से प्रांतीय कार्यपालिका अब केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त थी और उसे अपने क्षेत्र में स्वायत्त रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया था।
मतलब जहाँ पहले जो स्थानीय क्षेत्र होते थे, क्या करता था केंद्र के भरोसे चलता था, जितना भी टैक्स होता था सारा क्या ले लेता था, केंद्र ले लेता था। लेकिन 1935 के नियम के द्वारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अब क्या था, कोई भी जो स्थानीय क्षेत्र वाला जो शासक होगा, ठीक है, अपने क्षेत्र में मुख्य रूप से अपने जो भी करना है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। उनको केंद्र का दबाव नहीं डाला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें अपनाया गया था। इसको भी आशा है समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उत्तरदायी सरकार कहने का मतलब है एक अच्छा सरकार जो स्थानीय लोगों को भी ध्यान में रखे, मतलब जनता के लिए काम करे। इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस अधिनियम का एक क्रांतिकारी पहलू यह था कि इसने कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया। अब राज्यपाल को भी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना होता था। ये मंत्री प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते थे और वे अपने कार्यों के लिए सदन के प्रति जवाबदेह थे। फिर से इसको समझो जो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, स्थानीय क्षेत्रों में अब क्या होने लगा, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में अब चुनाव होने लगा और यहाँ से जो भी जनता के द्वारा नेता चुने जाते थे, ठीक है, वे क्या करते थे, विधानमंडल में, विधान परिषद में जाकर के बैठते थे। और यहाँ पर जो भी इन सदस्यों के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा जो भी बैठते थे, जो भी निर्णय लिया जाता था, यह राज्यपाल तक को भी मानना पड़ता था। जो विधानमंडल होता था, इसमें जो भी स्थानीय क्षेत्रों से नेता चुनकर के जाते थे, अब उनको अधिकार था कि वे किसी भी नीति को मतलब लागू कर सकते थे। साथ ही साथ यदि कोई प्रस्ताव उनके विरुद्ध होता था तो उनको नहीं भी मान सकते थे। अब उनको इतना अधिकार मिल गया था। आगे देखिए, इस प्रकार प्रशासन की वास्तविक शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्वों के हाथों में आ गई। यह औपनिवेशिक शासन से स्वशासन की ओर एक बड़ा बदलाव था, जिसने भारतीय नेताओं को प्रशासन चलाने का प्रत्यक्ष अनुभव दिया। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भारत था, भारत में ब्रिटिश सरकार का मतलब औपनिवेशिक शासन था, तो केंद्र में तो ब्रिटिश सरकार था, लेकिन स्थानीय क्षेत्रों में जो भारतीय लोग थे, वे भी आम जनता के द्वारा चुन करके अपने क्षेत्रों में शासन कर सकते थे। मतलब 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय नेताओं को इतना अधिकार मिल गया कि वे अपने क्षेत्रों में शासन लागू कर सकते हैं, अपने नियम कानून को चला सकते हैं। इस प्रकार से 1935 के अधिकार के द्वारा भी जो भारतीय लोग थे, धीरे धीरे अपने स्वशासन की ओर लौट रहे थे, मतलब आज़ादी की ओर लौट रहे थे। भले ही ब्रिटिश सरकार था, लेकिन फिर भी उनको इतना अधिकार मिल गया था कि अपने क्षेत्रों में वो अच्छी तरह से शासन कर सके। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या था, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इसके द्वारा जो भी यहाँ वहाँ विद्रोह हो रहे थे, उन विद्रोहों को दबाना था, ताकि भारतीय भी संतुष्ट हो सके और ब्रिटिश सरकार भी जो है लंबे समय तक अपने शासन को चलाया जा सके। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है वित्तीय संसाधन और नियंत्रण। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में वित्तीय संसाधन और नियंत्रण क्या था, इसको अभी हम लोग चुटकियों में समझ लेते हैं। इसको आप लोग यहाँ पर देखो। वास्तविक स्वायत्तता के लिए वित्तीय स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक थी। 1935 के अधिनियम ने प्रांतों को अपने स्वयं के बजट तैयार करने और संसाधनों को जुटाने का अधिकार दिया। प्रांतीय सरकारों को कुछ विशिष्ट कर लगाने और प्रतिभूतियों पर ऋण देने की शक्ति भी प्रदान की गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा जो स्थानीय क्षेत्र के जो नेता होते थे, जो शासक होते थे, अपने क्षेत्रों से टैक्स ले सकते थे और टैक्स का उपयोग अपने क्षेत्रों के विकास में कर सकते थे। ठीक है, तो कोई भी क्षेत्र तभी विकास कर सकता है जब उसको जो भी वहाँ पर टैक्स मिलेगा उस क्षेत्र में लगेगा। तो पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश सरकार होता था सब टैक्स को उड़ा कर ले जाता था, लेकिन जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आ गया, तब से क्या होने लगा, जो स्थानीय क्षेत्र का जो पैसा था स्थानीय क्षेत्रों में ही रुकने लगा और उसके विकास में योगदान देने लगा। तो इसको समझ गए होंगे। आगे आप लोग यहाँ पर देखो और पॉइंट दिया गया है। इससे प्रांतों को अपने विकास कार्यों और प्रशासन के लिए केंद्र सरकार के अनुदान पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना पड़ता था। वित्तीय विकेंद्रीकरण ने स्वायत्तता को व्यवहारिक रूप दिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कोई भी क्षेत्र का विकास होता है तो केंद्र उसके लिए मायने रखता है। तो केंद्र यदि पैसा देता था तो उस क्षेत्र का विकास होता था, और यदि पैसा नहीं देता था तो विकास नहीं होता था। लेकिन जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया तो इसके द्वारा क्या है, स्थानीय क्षेत्रों में टैक्स वसूले जाने लगे और इससे जो टैक्स होता था स्थानीय क्षेत्रों के विकास में लगने लगा। ठीक है, मतलब इसमें पूरी तरह से केंद्र पर अब निर्भर नहीं होना पड़ता था कि टैक्स पैसा देगा तब हम लोग विकास करेंगे। इसको समझ गए होंगे, आशा है मुझे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है सीमाएं और राज्यपाल के विशेषाधिकार। तो देखिए, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसकी कुछ सीमाएं भी थी, कुछ लिमिट भी था। साथ ही साथ जो राज्यपाल था इसका विशेष अधिकार था, इसमें उनको एक निश्चित अधिकार प्रदान किया गया था, एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया था। इसको आप लोग यहाँ पर सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। देखिए, जो 1935 का भारत सरकार का अधिनियम था, इसके द्वारा राज्यपाल को एक विशेष अधिकार दिया गया था। जो राज्यपाल होते थे वो क्या कर सकते थे, किसी भी जो कानून होता था, जो नियम होता था, उसको वीटो कर सकता था। ठीक है, उसको खत्म कर सकता था। इतना विशेष अधिकार उनको दिया गया था। यदि राज्यपाल को लगता था कि राज्य में शांति व्यवस्था खतरे में है या फिर कोई अनहोनी घटना होने वाला है,
तो वह क्या कर सकता था, उस क्षेत्र के शासन को, प्रशासन को अपने हाथों में ले लेता था और वहाँ भी जो भी नेता होते थे, ठीक है, उनको रिटायर कर सकता था, हटा सकता था। समझ गए? आगे देखिए आप लोग, आगे यहाँ दिया है, आलोचकों ने इसे बिना आत्मा की स्वतंत्रता कह कर के पुकारा है क्योंकि अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश हाथों में ही थी। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1935 के द्वारा भले ही स्थानीय स्वशासन लागू किया गया, स्थानीय क्षेत्रों में जो नेता होते थे मतलब अपने नियम कानून को चला सकते थे, लेकिन जो इसका नियंत्रण था ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही था, वह जब चाहे उसको हटा सकता था। ठीक है, इस प्रकार से इसमें सारे विधि व्यवस्था को अपनाया गया था। तो यहाँ पर इसको समझ गए होंगे आप लोग, 1935 के भारत शासन अधिनियम जो था इसमें लिमिट था, इसमें सीमाएं थी, इसमें राज्यपाल को एक विशेष अधिकार दिया गया था ताकि उस क्षेत्र का वह देखभाल कर सके और ब्रिटिश सरकार के प्रति हमेशा दृढ़ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को निष्कर्ष देना है, कंक्लूजन देना है कि 1935 का भारत सरकार का अधिनियम आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या प्रभाव पड़ा भारत में, इनको लिखना होगा। देख लेते हैं हम लोग इसको। इस प्रकार से 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता से प्रांतों को अपने काम खुद करने की आज़ादी मिली, मंत्रियों ने जनता के लिए काम किया, साथ ही साथ गवर्नर के अधिकार रहते हुए भी भारत में लोकतंत्र और स्वशासन की नींव पड़ी, जो आगे जाकर के संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भले ही ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो देश था हमारा गुलाम था, इसके बावजूद भी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा हम लोग अपने क्षेत्रों में, स्थानीय क्षेत्रों में शासन कर सकते थे और अपना क्षेत्र का विकास कर सकते थे। और यही जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, आगे जाकर क्या होता है, हमारे जो भारतीय संविधान है इसका मूल आधार बनता है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके द्वारा लगभग 60 से 70% अंश जो है भारतीय संविधान में मिलाया गया है। मतलब 1935 का भारत सरकार अधिनियम यदि लागू नहीं होता तो मुश्किल से ही हमारा जो भारतीय संविधान है अच्छी तरह से बन पाता। तो इस प्रकार से आप लोगों को निष्कर्ष में लिख देना है। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो यह प्रश्न पिछले सेशन वालों में भी बहुत बार रिपीटेड हुआ था और इस बार भी लगातार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका अगला एग्जाम इस प्रश्न के आने की बहुत ही चांसेस है। ठीक है, तो यदि आप इसका आंसर लिखे भी हैं तो भी एक बार इसको देख लीजिए, इससे आपका रिविजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन या परिचय लिखना है। इसमें हम लोग लिखेंगे, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन देश में 26 जनवरी 1930 को ही पहली स्वतंत्रता मना लिया गया था। अतः इसको याद रखा जा सके, इस कारण से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो देखो बढ़िया से, जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। एक पॉइंट तो आपको याद रहेगा, परिचय में इतना लिख लीजिएगा। तो देखो, जो हमारा संविधान था, ये 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था, यानी गुलामी के टाइम ही 26 जनवरी 1930 को ही देश में पहली स्वतंत्रता मना लिया गया था। देश में पहली स्वतंत्रता को याद किया जा सके, इसलिए जब तक 26 जनवरी नहीं आया तब तक संविधान को नहीं लागू किया गया। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है या मनाया जाता है। आगे हमारा है, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यह ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो संविधान निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किनका था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इन्होंने ही संविधान को तैयार किया था, इसलिए इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जो भी विशेषताएं उसको हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट को। पहला हम लोग देंगे, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान, यानी कि जो भारत का संविधान है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप अपने से लिख लीजिएगा। इसको देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इसमें समय समय पर संशोधन होते रहता है। इस कारण से वर्तमान में संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसको देखिए, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम संविधान में, ठीक है, संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इसमें क्या है, बदलाव होने का प्रावधान है। इस कारण से वर्तमान में, यानी कि इस समय जो भारत का संविधान, इसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। जो अनुसूचियां भाग हो गया या अनुच्छेद हो गया, इतने सारे अनुसूचियां भाग और जो भी अनुच्छेद है अन्य किसी संविधान में देखने को नहीं मिलता है। इस कारण से जो भारतीय संविधान है दुनिया का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा, दुनिया का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है भारतीय संविधान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। यह संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से, वहीं प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो देखो, जो प्रस्तावना है, भारत की जो प्रस्तावना है, ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। जो प्रस्तावना है, इसका विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं जो प्रस्तावना की भाषा है, यानी कि उसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया है, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें नोट है, तो जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 नए शब्द, पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो यह संविधान की दूसरी विशेषता है, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, जो भी मेन पॉइंट है उसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आप एग्जाम में कुछ भी लिख दीजिएगा, मेन हेडिंग देके आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम में फेल नहीं होने वाले हैं, तो मेन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट विशेषता हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे आंतरिक और बाह्य स्रोत। संविधान में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के स्रोत सम्मिलित हैं। सबसे ज्यादा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा बाह्य स्रोत जैसे ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा जैसे अन्य कई देशों के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों को लिया गया है। तो इतना आप समझ लीजिए कि जो हमारा देश का संविधान है, ठीक है, इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के स्रोत सम्मिलित है। कुछ स्रोत भारत के अंदर से ही लिया गया है, जबकि कुछ स्रोत विदेशों के संविधान से, जैसे ब्रिटेन जो हो गया, ब्रिटेन विदेश है, ठीक है, तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा और अन्य बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ से कुछ ना कुछ वहाँ के संविधान से हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है, इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के स्रोत सम्मिलित है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा विशेषता है कठोरता एवं लचीलापन। भारतीय संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीलापन, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। अमेरिका में कठोरता के नियम को अपनाया गया है, जिसके कारण से वहाँ के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है। तो इसको समझते हैं, जो हमारा संविधान है, यह ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीलापन है। यानी कि जो हमारा संविधान है, इसको जल्दी से बदल भी नहीं सकते हैं और इतना भी कठोर नहीं है कि हम लोग उसे बदल नहीं सकते हैं। यानी कि इसमें विशेष प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन हो सकता है। जबकि जो अमेरिका का संविधान है, यहाँ पर कठोरता के नियम को अपनाया गया है, जिसके कारण से वहाँ संविधान में जल्दी से संशोधन नहीं होता है। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है, ना तो इस ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीलापन है। और इसके अलावा यहाँ देख लेते हैं हम लोग। कठोरता संविधान का मतलब है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो होगा, ठीक है, क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। जबकि जो लचीला संविधान होगा, इसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होगी, संविधान को तुरंत ही बदला जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे मौलिक अधिकार। संविधान के द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार दिया गया है, जो संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो एक पॉइंट आपको यहाँ ध्यान में रखना है, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन मिलता है, क्योंकि इसके बारे में अलग से प्रश्न पूछा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी तक हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान समय में सभी नागरिकों के, देश के जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो देखते हैं हम लोग वे कौन से 6 अधिकार हैं। पहला हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा है समानता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ ध्यान में दीजिएगा, जो आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इसको आप याद भी रख सकते हैं और नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मौलिक अधिकारों में इन पॉइंटों को लिखना है। पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से संविधान के द्वारा हमें कुल 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक, इसको समझ गए होंगे। इसके अलावा एक नोट है, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो पहले हमें कुल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त था, यहाँ 6 मौलिक अधिकार दिया गया है और एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को, जिसका वर्णन पहले अनुच्छेद 31 में था, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा, ठीक है, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। था मौलिक अधिकारों के बारे में। अगला विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता अर्थात भारत का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही देश की नागरिकता को रख सकता है, जबकि इटली, आयरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में है।
तो इसको समझते हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक केवल एक देश की नागरिकता को रख सकता है। मान लेते हैं भारत का कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है और वहाँ पर किसी देश की नागरिकता को ले लेता है, ठीक है, तो उसे भारत की नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। विदेश की जब नागरिकता ले लिया तो उसे भारत की नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति दो देशों की नागरिकता को नहीं ले सकता है, ठीक है। यानी कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो भारत में एकल नागरिकता था यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में है। तो भारत का कोई भी व्यक्ति केवल एक देश की नागरिकता को रख सकता है, जबकि इटली और आयरलैंड जो देश है यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, यानी कि इटली और आयरलैंड के जो लोग हैं वह दो देशों की नागरिकता को रख सकता है, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे, एकल नागरिकता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे सार्वभौमिक मताधिकार। भारत में सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो या किसी भी वर्ग से संबंधित हो। यदि उसकी आयु 18 वर्ष है तो वह वोट या मत दे सकता है। तो इसको समझते हैं, जो हमारा संविधान है, ठीक है, इसमें सभी लोगों को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुका है वह वोट या मत दे सकता है, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान में सभी लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है, ठीक। आगे देखते हैं, एक नोट यहाँ दिया हुआ है। प्रारंभ में मत देने का अधिकार 21 वर्ष था, लेकिन 1989 के 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो प्रारंभिक समय में, यानी कि जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम में जो व्यक्ति 21 वर्ष का होता था केवल वही व्यक्ति मत या वोट दे सकता था, लेकिन 1989 के 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसकी उम्र सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि जिसका अब उम्र 18 वर्ष है वह अब वोट या मत दे सकता है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा और इसको आप लिख दीजिएगा एग्जाम में आएगा तो। अगली विशेषता देंगे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो देखो, जो हमारा संविधान है इसके अनुसार भारत का कोई भी व्यक्ति अपने इच्छानुसार किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका पालन कर सकता है। यदि उसके साथ किसी प्रकार से भेदभाव किया जाता है तो यह कानूनन अपराध होगा, ठीक है। आगे हमारा एक नोट है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो जो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द है, ठीक है, इसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला विशेषता हम लोग देंगे त्रिस्तरीय शासन। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू है। तो भारत को छोड़कर जितने भी अन्य देश हैं, ठीक है, यानी कि जो भी विदेश है वहाँ पर दो स्तरीय शासन व्यवस्था होती है। यानी कि एक तो राज्य में होता है, राज्य के लिए अलग शासन होता है, और दूसरा केंद्र के लिए अलग शासन होता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर दो स्तरीय शासन व्यवस्था होती है। लेकिन जो हमारा भारत है, ठीक है, यानी कि जो हमारा देश है इसमें त्रिस्तरीय शासन है। पहला केंद्र के लिए अलग सरकार होगा, दूसरा राज्य के लिए अलग सरकार, इसके अलावा स्थानीय जो होता है इसके लिए भी अलग सरकार होती है, ठीक है। तो संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू है, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। तो देखो, भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें से मैंने केवल मेन टॉपिक या मेन जो हेडिंग था उसी को इस वीडियो में लिया, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएँ। क्योंकि मैं यदि सभी टॉपिक को ले लेता तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता और आपको समझ में भी नहीं आता। आपके पास समय बहुत कम है, आप इन्हीं सभी टॉपिकों को लिख दीजिएगा। आपको एग्जाम में यदि भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में प्रश्न आएगा तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है, निष्कर्ष लिखना है आपको। निष्कर्ष में जो मन आएगा आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूँ निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है। निष्कर्ष में आपको लिखना है, भारतीय संविधान में बहुत ऐसी सारी विशेषताएं जो अन्य देशों के संविधान में देखने को नहीं मिलता है। यह भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख लेना है, बाकी आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1857 की क्रांति के स्वरूप का वर्णन करें। इसके अलावा यही प्रश्न आ सकता है 1857 की क्रांति की प्रकृति का वर्णन करें। देखो, यहाँ प्रश्न जो है ना अलग अलग है, लेकिन इसका आंसर सेम होगा। बाकी आप लोग सभी को जानते हैं 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे, सभी कोई लिख लेते हैं। लेकिन जब प्रकृति पूछा जाता है, जब स्वरूप पूछा जाता है, तब कन्फ्यूजन होता है। तो इसको मात्र हम लोग 5 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा, एकदम मैं आपको सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ, दिमाग में सीधे धंसेगा। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप था, इसकी क्या प्रकृति था। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, परिचय लिखना है। चलते हम लोग परिचय से स्टार्ट करते हैं। केवल आप लोगों को सुनते जाना है और ध्यान से आप लोगों को एक बार देख लेना है। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के अत्याचार, दमन और गलत नीतियों के प्रति एक बड़ा आंदोलन था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मरेठ छावनी से हुई थी। तो आप लोग सभी को जानते हैं 1857 की क्रांति क्या था, अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध में एक बड़ा आंदोलन था। उनकी जो गलत नीतियाँ थी वे लोग दमन करते थे, साथ ही साथ जो राज हड़प नीति थी, बहुत सारा अत्याचार किए थे अंग्रेजों ने हम लोगों के ऊपर। लगभग
200 सालों तक। तो इन्हीं के विरुद्ध में क्या था, 10 मई 1857 को मरेठ छावनी में 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। जो ये क्रांति था इसका प्रतीक क्या था, तो रोटी और कमल का फूल था। ठीक है, आगे जाकर के 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाता है, लेकिन एक बड़ा कदम था अंग्रेजों को भगाने का, जो भी उनके अत्याचार था। ठीक है, हम लोगों ने साहस से जो भी था उस टाइम में अधिक निर्णय से यदि काम लिया होता तो 1857 के टाइम में ही हमारा जो देश था वो आज़ाद हो जाता है। तो 1857 की क्रांति एक बड़ा विद्रोह था अंग्रेजों के प्रति। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसकी प्रकृति और स्वरूप को लेकर के विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह थी, जबकि कुछ विद्वान इसे भारतीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। जो 1857 की क्रांति का स्वरूप था, प्रकृति था, इसका मतलब होता है कि जो विद्वान हुए हैं इतिहास में, जितने भी इतिहासकार हुए हैं, वे 1857 की क्रांति को किस दृष्टि से देखते हैं, इसका व्यवहार क्या था, ठीक है, नेचर क्या था, इसी टाइप से यहाँ पर आपको बताना है। तो जो 1857 की क्रांति था, इसकी प्रकृति और स्वरूप को लेकर के विभिन्न विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह था। आप लोगों को पता होगा कि जो कारतूस था, रॉयल एनफील्ड जो कारतूस था, इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ था, इस कारण से इसे सिपाही विद्रोह माना जाता है। जबकि कुछ विद्वान इसे भारतीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भी देखते हैं। समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब हम लोग चलते हैं 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप है, इसकी प्रकृति को लेकर के विभिन्न विद्वानों में क्या मतभेद है और कौन कौन से उन्होंने मत दिया है, इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ब्रिटिश मत। ब्रिटिश मत में क्या है, बहुत सारे जो ब्रिटिश विद्वान हैं, ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने 1857 की क्रांति को कैसे देखा है। तो जितने भी ब्रिटिश मत वाले थे, सारा सब अंग्रेज थे, तो अंग्रेज अपने पास ही लेंगे, तो वे सभी नकारात्मक दृष्टि से इसको देखे हैं। 1857 की क्रांति को किस दृष्टि से देखा है, नकारात्मक दृष्टि से। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला मत हमारा है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। इनको आप लोग एकदम अच्छी तरह से नोट कर लेना है। सारा जो पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी से लिया गया है, एग्जाम में सीधे बिठता है, चाहे वह कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे कोई भी चीज़ का एग्जाम हो। तो यदि आपको पूछा जाता है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये किसने बोला, तो LER रीज ने। इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग देखते हैं। LER रीज के अनुसार 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। अर्थात इनके अनुसार भारतीयों ने धर्म में अंधा होकर के 1857 में ईसाइयों या अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। फिर से आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए, जितने भी अंग्रेज अधिकारी होते थे, अंग्रेज लोग होते थे, सभी ईसाई थे। इनका LER रीज का मानना है कि जो भारतीय लोग हैं, उन्होंने धर्म में अंधा होकर के 1857 की जो क्रांति था, ईसाइयों के विरुद्ध या अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ा था। स्टेटमेंट एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ऐसा इनका स्वरूप था 1857 की क्रांति का। किनका मानना है, LER रीज का। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। TR होम्स का मानना है कि जो 1857 की क्रांति था, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। इसको आप लोग यहाँ पर देखो। अर्थात इसमें यह कहने का प्रयास किया गया है कि जो भारतीय थे वे बर्बर थे। उन्हें जब सभ्य बनाने के लिए ब्रिटिशों ने प्रयास किया, तो भारतीयों ने सभ्य लोगों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। मतलब जो TR होम्स है, इनका मानना है कि एक प्रकार से नेगेटिव विचार है, ध्यान दीजिएगा। जो TR होम्स है, इनका मानना है कि जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, सभी मानते थे, अपने आप को क्या मानते थे, सभी मानते थे। भारतीयों को गवार, जाहिल, बोका सब मानते थे। जबकि जो TR होम्स थे, जितने भी अंग्रेज अधिकारी होते थे, सबको क्या मानते थे, सभी मानते थे। तो इनका मानना है कि जो ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, जो सभी लोग थे, इन्होंने भारतीयों को सभ्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय बर्बर थे, इन्होंने सभी लोगों के बीच में क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। समझते जाना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा, तो TR होम्स ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउटरम और टेलर। इनका मानना है कि जो 1857 की क्रांति था, हिंदू और मुस्लिमों के द्वारा एक रचा गया मतलब षड्यंत्र था। यहाँ पर हम लोग समझते हैं। इनके अनुसार 1857 की क्रांति वास्तव में हिंदू और मुस्लिम के द्वारा मिलाजुला एक षड्यंत्र था, जिसमें अंग्रेजों से बदला लेने का प्रयास किया गया था। मतलब जो जेम्स आउटरम और टेलर है, इनका मानना है कि जो 1857 की क्रांति था, यह हिंदू और मुस्लिमों ने मिल करके षड्यंत्र रचा था, ताकि अंग्रेजों से बदला लिया जा सके। मतलब जो गाय और सुअर की जो चर्बी वाला था, ठीक है, इसमें ऐसी घटना को रखा गया था। तो उसी के आधार पर बोला जा रहा है कि जो 1857 की क्रांति था, हिंदू और मुसलमानों के द्वारा एक रचा गया षड्यंत्र था। हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा, तो जेम्स आउटरम और टेलर ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है सैनिक विद्रोह, लॉरेंस एवं सीले। लॉरेंस एवं सीले का क्या मानना है, जो 1857 की क्रांति था, एक सैनिक विद्रोह था। तो इन सभी स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है। सैनिक विद्रोह किसने कहा, लॉरेंस एवं सीले ने। यहाँ पर और भी 2 से 3 बातों को यहाँ पर बोला गया है, इनको देख लीजिए आप लोग। लॉरेंस सीले
ट्रेवलियन और होम्स के अलावे दुर्गादास और सर सैयद अहमद खां ऐसे भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने ब्रिटिश मत का समर्थन किया। अर्थात इनके अनुसार भी 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था। मतलब आपको पूछा जाएगा कि वे कौन से भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश मत को स्वीकार किया, या उन्होंने भी बोला कि जो 1857 की क्रांति था एक सैनिक विद्रोह था। तो दुर्गादास और दूसरा सर सैयद अहमद खां। इसके अलावे लॉरेंस सिले और ट्रेवलियन, इन्होंने भी एक सैनिक विद्रोह माना है। 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह माना है। तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है धार्मिक युद्ध। विलियम हावर्ड रसेल, जो विलियम हावर्ड रसल है, इनका मानना है कि जो 1857 की क्रांति था एक धार्मिक युद्ध था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं विलियम हावर्ड रसेल के अनुसार 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। फिर से आप लोग समझो, जो विलियम हावर्ड रसेल है इनका मानना है कि 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। क्या था? धार्मिक युद्ध था। सभी को नोट कर लीजिएगा, अच्छा से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जितना भी अभी हम लोगों ने उपयुक्त में देखा सभी नकारात्मक थे। तो ये सब जितना भी स्टेटमेंट था 1857 की क्रांति को लेकर के सभी नकारात्मक थे, नेगेटिव थे। अब हम लोग पॉजिटिव की ओर चलते हैं। मतलब जो भारतीय मत है, भारतीय मत जितना भी है सभी सकारात्मक सोचे हैं, भारत को, भारतीय पक्ष को लेकर के सोचे हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला हमारा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर। तो जो बी.डी. सावरकर है इन्होंने बोला है कि जो 1857 की क्रांति था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यहाँ पर आप लोग देखिए, बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति पर एक किताब लिखा है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें उन्होंने बताया है कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम थी। फिर से आप लोग समझ लीजिए, जो बी.डी. सावरकर थे इन्होंने 1857 की क्रांति पर एक किताब लिखा है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसी किताब में उन्होंने बताया कि जो 1857 की क्रांति था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। ठीक है, तो बी.डी. सावरकर का क्या मानना है, जो 1857 की क्रांति थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए, अगला आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह डिजरोली और अशोक मेहता। जो डिजरोली और अशोक मेहता है इनका मानना है कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यहाँ पर आप लोग देखो, अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिविलियन 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। फिर से आप लोग समझो, जो अशोक मेहता है इन्होंने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिविलियन लिखा है, एक पुस्तक लिखा है द ग्रेट रिविलियन। इन्होंने बोला है कि जो 1857 की क्रांति है, इस बुक में इन्होंने क्या बोला है, 1857 की जो क्रांति है एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह था। आगे हम लोग देखते हैं। इसके अलावे जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1857 की क्रांति को केवल सैनिक विद्रोह साबित करने का प्रयास किया गया, तो डिजरोली ने ब्रिटिश संसद में खुल करके कहा कि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था। देखिए, डिजरोली एक क्या है, डिजरोली एक प्रकार से ब्रिटिश मतलब अधिकारी है। उन्होंने भी इनका समर्थन किया है कि जो डिजरोली था इन्होंने भी बोला है कि राष्ट्रीय विद्रोह था। भी मतलब भारतीय पक्ष लिया और बताया कि जो 1857 की क्रांति था सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि राष्ट्रीय विद्रोह था। मतलब जब ब्रिटिश संसद में मतलब पेश किया गया 1857 की क्रांति को लेकर के, घटना को लेकर के, तो जो डिजरोली थे इन्होंने बताया कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह नहीं राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इन सभी को बातों को आपको ध्यान में रखते जाना है। जो भी बुक लिखा गया है, क्या बोला है, सभी को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में 100% भिड़ेगा, गारंटी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, इसको ध्यान में आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी तौर पर 1857 नामक पुस्तक को किसने लिखा, तो एस.एन. सेन ने सरकारी तौर पर जो 1857 नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, एस.एन. सेन ने। इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, अगला आपका दिया हुआ है भारतीय इतिहासकार R.C. मजूमदार। देखिए, R.C. मजूमदार की बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे किताबों इन्होंने हिस्ट्री पर लिखा है, इतिहास पर लिखा है। तो इनका क्या मानना है, यहाँ पर आप लोग देखो, R.C. मजूमदार ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर से आप लोग देखो, जो R.C. मजूमदार है इनका मानना है कि मतलब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला आपका दिया हुआ है देशपूर्ण भक्ति प्रयास, बिपिन चंद्रा की बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप लोगों को पता होगा। जितने भी IAS IPS बनते हैं सभी लोग बिपिन चंद्रा की पुस्तक को पढ़ते हैं, और मतलब हमारे पास भी बिपिन चंद्रा की पुस्तक है। तो बिपिन चंद्रा के द्वारा क्या बोला गया है, देशभक्ति पूर्ण प्रयास। जो 1857 की क्रांति था एक देशभक्ति पूर्ण प्रयास था। बिपिन चंद्रा है, इनका मानना है कि जो 1857 की क्रांति था विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का एक देशभक्ति पूर्ण प्रयास किया गया था इसमें। तो इस तरह से आपको लिखते जाना है, नोट करते जाना है, नोट कर लीजिएगा, बाकी आपको केवल देखना नहीं है, नोट कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं।
आगे आपको लिखना क्या है, निष्कर्ष लिखना है अंत में। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि निष्कर्ष हम लोगों को लिखना ही होता है, जो भी समझ में आता है उसको निष्कर्ष के तौर पर लास्ट में लिखना होता है। यहाँ देखिए उपयुक्त मतों से स्पष्ट होता है कि 1857 की क्रांति के संबंध में विद्वानों की अलग अलग राय है, विद्वानों के अपने अपने अलग राय है, जिसके कारण इसकी प्रकृति स्वरूप में काफी मतभेद है। भारतीयों के अनुसार यह राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जबकि ब्रिटिशों ने इसे केवल सैनिक विद्रोह या अंग्रेजों के विरुद्ध एक सोचा समझा गया धार्मिक षड्यंत्र माना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को निष्कर्ष में लिख देना है। आशा है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है ठीक है, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करें या नहीं करें, ताकि हौसला बना रहे।